नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है कराची के जो है मेगा मसाइल, मेगा सिटी के मेगा प्रॉब्लम्स। और मैंने कोशिश की है कि मैं लिस्ट डाउन कर लूं ताकि मैं एक फोकस डिस्कशन कर सकूं और किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच सकें प्रोग्राम की ड्यूरेशन के अंदर। तो मैंने चंद चीज़ें जो नोट डाउन की हैं और कोशिश की है कि उसको प्रेफरेंशियल बुनियादों के ऊपर डिस्कस किया जाए। सबसे पहले तो कराची का मसला है पानी का, यानी वाटर का क्राइसिस जो है, वाटर का प्रॉब्लम। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। आपको पता है जगह जगह कचरा और कूड़ा पड़ा हुआ है और पहले रोशनियों का शहर कहलाने वाला अब कूड़े का शहर कहलाना शुरू हो गया है, क्योंकि लोग तो अब घर का रास्ता भी इस तरह से बताते हैं कि बड़े कूड़े के ढेर से दाहिना हाथ ले लें और फिर छोटे कूड़े के ढेर के बिल्कुल बराबर में मकान है। इस तरह लोग रास्ता बता रहे हैं। इसके साथ साथ कराची का एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम ट्रैफिक कंजेशन है। और आपको पता है कि ये ट्रैफिक कंजेशन का तो इतना मेजर इशू था कि एक दौर के अंदर पूरी हुकूमत इसके ऊपर जो है वो एक टांग के ऊपर खड़ी हो गई। इसके साथ साथ पोल्यूशन का मसला, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम और भी दीगर इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं। तारुफ कराता चलूँ, सबसे पहले जनाब अरशद वोहरा साहब जो कि इस मेगा सिटी के डिप्टी मेयर हैं और बहुत अरसे तक सारे इख्तियारात जो हैं एक तरह से एक्सरसाइज ज़रूर करते रहे एज एक्टिंग, जिसे मैं कह सकता हूँ कि मेयर ऑफ दिस सिटी। आपको वेलकम करता हूँ शो में अरशद वोहरा साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जो कि एक तज्ज़ियाकार हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत ही अहम शख्सियत जनाब आरिफ जीवा साहब जो कि चेयरमैन हैं आबाद के, जो कि आप समझे कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की एक तरह की सेंट्रल बॉडी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन को बेहतर तरीके से आगे ले जाने के लिए। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ जनाब अरशद वोहरा से जो कि डिप्टी मेयर हैं कराची के। सर, आपसे मैं ये बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हकीकत में ये प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने रखूँ तो क्या आपके पास इख्तियारात भी हैं इस वक्त पर, या अभी भी इख्तियारात की शिकायत है? क्योंकि अगर आपके पास इख्तियार नहीं है तो मेरे ख्याल से मैं आपको जितने भी मसाइल बता दूँ आप उन्हें हल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ज़रा अपने इख्तियारात के मुतालिक बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने आपका इंट्रो मिस किया, टोटली लाइन कनेक्टेड नहीं थी, तो आई हैव नो आइडिया कि कहाँ से शुरू हुआ था प्रोग्राम। अब आपने बात की इख्तियारात की, तो देखें मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग एज ए डिप्टी मेयर, तो डिप्टी मेयर के पास जो है इख्तियारात बिल्कुल होते हैं और उसी हद तक होते हैं जिस हद तक मेयर के पास होते हैं। लेकिन डेफिनेटली मेयर जो है वो टीम का कैप्टन होता है और उसी के पास डिसीजन पावर होती है, उसी के पास अथॉरिटीज़ होती हैं। पर प्रीवियसली तो आप एक तरह से मेयर के पावर्स भी एक्सरसाइज करते रहे, क्योंकि आपको पता होगा कि इनिशियली काफ़ी मुश्किल वक्त था आगाज़ में, तो आपको ये इख्तियारात इस्तेमाल करने का मौका भी मिला। तो क्या उस वक्त आपके पास इख्तियारात थे, क्या कुछ काम किया जा सकता था? जी देखें, मेरा ख्याल से 90 दिन या शायद 100 दिन कह लें, 100 दिन का था वो एक पीरियड था जब वसीम अख्तर साहब ही वॉज इन जेल। तो उस वक्त और फिर जिस एटमॉस्फेयर में बल्दियात मिली थी और उसके बाद परफॉर्म करना, तो मैं ये समझता हूँ कि जो बेस डेवलप की थी और जिस तरीके से तमाम लोगों को चुनकर और उनकी पोजीशंस पर लगाया गया था और बहुत अच्छी बेस बन गई थी। उसमें जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो साउथ का और ईस्ट का एग्रीमेंट हुआ था, एट दैट टाइम इट वाज पार्ट ऑफ दैट। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि पिछले 8 सालों में 2007 से लेके 2008 से लेके 2017 तक 16 सितंबर तक अगर आप उठा के देख लें तो हमारा एक टैक्स होता है म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्ज टैक्स। ये टैक्स जो है ये एवरेज सालाना जमा हो रहा था तकरीबन 3 करोड़ रुपए एवरेज सालाना, और मैंने आने के बाद 4 महीने में MUCT 27 करोड़ रुपए जमा किया था। मेरा टारगेट 1 बिलियन था, लेकिन फिर क्योंकि मेयर साहब आ गए थे फिर उन्होंने उस चीज़ को शुरू किया था, लेकिन वो भी फिर दूसरा उसी पैटर्न पे अगले 4 महीने में भी 20 करोड़ रुपए जमा हुआ, जो कि एक रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस रुक गई और फिर वो डायरेक्टर्स चेंज कर दिए उन्होंने और सारा सिस्टम जो है वो फिर उस तरीके से नहीं चल सका जिस तरीके से चलाया गया था। अच्छा, मैंने आपको चंद चीज़ें जो हैं प्रोग्राम से पहले भी आपसे जिक्र किया था कि जो ऑर्डर और प्रेफरेंस, ज़ाहिरी बात है अपनी चॉइस से आप चेंज कर सकते हैं।
लेकिन कराची का जो बुनियादी मसला है उसमें पानी शामिल है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तो आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र कर दिया, ट्रैफिक कंजेशन, पोल्यूशन, और इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर जो पहले नंबर 1 होता था, अब मैं लोगों से पूछता हूं तो वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं म्यूनिसिपल फंक्शंस के अंडर आती हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अब तो खैर सिटी गवर्नमेंट उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के पास आती है। तो आपके ख्याल से कोई इसका क्विक फिक्स हो सकता है इन मसाइल का? जी जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, सिंसियरिटी चाहिए और विल चाहिए, परफॉर्म करने की विल चाहिए। कराची की आवाम, देखिए कराची की आवाम जब मुंतखब करती है, बल्दियाती नुमाइंदे हों या आपके पार्लियामेंटेरियंस हों, तो वो उनका वोट जो है एक अमानत होता है। आप एक हलफ लेके आते हैं, आप परफॉर्म करने का, आप उनको डिलीवर करने का हलफ ईमानदारी से लेके आते हैं। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे दूं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ एक जो है फेडरल गवर्नमेंट एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड जो है वो देती है सिंध गवर्नमेंट को, और सिंध गवर्नमेंट जो है उसी तरीके से उसको ट्रांसफ़र करती है कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, KMC को भी और DMCs को भी। तो KMC को आज की तारीख तक तकरीबन जो है 8 अरब रुपए अब तक आ चुके हैं, और 8 अरब रुपए में 2 करोड़ रुपए के काम, तो 400 काम समझ लें होने चाहिए थे। 500 साढ़े 500 दिन हो गए, तो 2 करोड़ रुपए के काम अगर गिने तो कराची में 400 काम अगर हुए होते तो आज शायद कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत वाज़ेह फर्क नजर आता। चलें, I'll just get back to you on that one। 400 में से 40 काम भी नहीं हुए। दूसरी बात मैं आपको मैं इसकी आपकी बात, वर्ल्ड बैंक का भी आपने जिक्र किया था। नहीं, मैं इस बात के ऊपर आपकी जानिब दोबारा से आता हूं। मैं चाहूंगा यहां पर आरिफ जीवा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं। आरिफ जीवा साहब, मैं यहां पर आपसे पूछना चाहूंगा, जाहिर बात है आपने अरशद वोरा साहब की बात सुनी, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक छोटे टेनोर के अंदर काफ़ी कुछ अचीव किया, और फिर ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि अगर सिंसेरिटी हो तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। पहले तो ये बताएं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो मैंने बयान की हैं, जाहिर बात है अग्रीड अपॉन है, दूसरे गेस्ट भी जाहिर बात है अग्री करेंगे, लेकिन आप क्या इसकी ऑर्डर और प्रेफरेंस को अग्री करते हैं कि पाकिस्तान में खास तौर पे शहर कराची जो है मेगा सिटी, इसका प्रॉब्लम सबसे पहला वाटर है? थैंक यू वेरी मच अली भाई। आपने जो बात की, कि आपने जो बात अभी कही या बयान की, जितनी आसानी से आपने बयान की, ये इतना आसान मसला नहीं है इस शहर का। सबसे बड़ी बात तो पानी का इशू जो है वो इतना बड़ा नहीं है जितना नज़र आ रहा है। इसमें लीकेजेस बहुत ज़्यादा है, चोरी बहुत ज़्यादा है। हम टैंकर माफिया की बात करते हैं, हर कोई करता है, आज तक टैंकर माफिया को कोई नहीं रोक सका। आज उसी तरीके से काम होता है। आज कहते हैं जी टैंकर माफिया, टैंकर हाइड्रेंट हमने बंद कर दिए। कहाँ बंद हुए? पूरा डिफेंस जो है वो टैंकर से चल रहा है। पूरा आपका कौन वो पावरफुल लोग हैं जो टैंकर माफिया के पीछे हैं भाई? बताएं आप, हमें पता लगे कौन। हुकूमतें, चाहे वो मौजूदा हो, चाहे साबका हो, चाहे आने वाली हुकूमत हो, ये हुकूमतें हैं। देखें, और दूसरा पावर की आपने बात की, मेयर डिप्टी मेयर की पावर होना चाहिए, चाहे मेयर किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, डिप्टी मेयर किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। ना बिजनेस कम्युनिटी को उससे सरोकार है, ना एक आम आदमी को उससे सरोकार है। देखें, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। आज हम बात करते हैं, मैं अभी वोरा साहब बैठे हैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, आज हम बात करते हैं, हम MQM की बात नहीं करते, हम कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल ने डिलीवर किया शहर के अंदर। जब मुस्तफ़ा कमाल की बात करते हैं तो हम परवेज़ मुशर्रफ की बात करते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो है फंड रिलीज़ किए तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम किया। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये अपनी पार्टीज़ के लिए और अपने अना के तहत जो है शहर को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। इसको जो है इस तरीके से सोचना होगा कि आज जो है मुस्तफ़ा कमाल उस पार्टी में नहीं है, आज मुशर्रफ साहब जो है प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन आज इस शहर में बात होती है, आज हम ये बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी करती है, एक आम आदमी बात करता है कि मुस्तफ़ा कमाल ने इस शहर में डिलीवर किया और फंडिंग जो है वो फेडरल से आई और यहाँ पे जो है वो लगी। इस अरे जीवा साहब, कोई सियासत करने का इरादा तो नहीं? बिल्कुल नहीं है, ज्यादा आप बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम सियासतदानों को मोरद इल्जाम ठहराते हैं, क्योंकि अरशद वोरा साहब तो मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं चलो एक और बंदा आ गया। बिल्कुल हमारा इरादा नहीं है, लेकिन जो चीजें नजर आती हैं, जो फैक्ट हैं, आज जो है ये सिर्फ इस शहर का मसला नहीं है। आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप पंजाब चले जाएं, मेयर डिप्टी मेयर्स को कोई इख्तियारात नहीं है। ये बड़ी अहम बात आपने की है। वहां भी हुकूमत उन्हीं की है जिनके डिप्टी मेयर और मेयर्स हैं पंजाब के अंदर। तभी मैंने गुफ्तगू का आगाज ही इख्तियारात से किया था, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक इख्तियारात नहीं होंगे, आई थिंक ये अग्रीड अपॉन पॉइंट है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए। इसीलिए शायद आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वैसे मैं अमूमन जिक्र नहीं करता, लेकिन जिन साहब की आप बात कर रहे हैं वो दुबई में बैठ के ये प्रोग्राम देख भी रहे होंगे, और हारिस नवाज साहब तो उनके बड़े नज़दीकी थे एक ज़माने में, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। इन्होंने तारीफ कर दी जनाब मुशर्रफ साहब के दौर की, लेकिन एक्चुअली जिस चीज़ को ये अप्रिशिएट कर रहे हैं वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है,
जिससे कराची के मेगा प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। क्या आप इससे अग्री करते हैं? देखें, ये डेवोल्यूशन पावर जो है ना, ये इतना अहम एक चीज़ है और इतने अच्छे सक्सेसफुल तरीके से जनरल मुशर्रफ के बाद में चली है, लेकिन इसकी टोटल रूह को चेंज कर दिया। और फिर जो एक कंपटीशन चल गया कि MNA MPS को प्रॉब्लम हो गई क्योंकि उनको फिर फंडिंग नहीं मिल रही थी। ये सोचना ही चाहिए, MNA और MPS का काम है लेजिस्लेशन, प्रोविंशियल लेवल पर, फेडरल लेवल पर, और सिटी गवर्नमेंट जो होती है वो सिटी का शहर का निज़ाम चलाती है जिसमें हर चीज़ इंक्लूडेड है। फिर प्रॉब्लम ये हो गई, पंजाब में ये बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, यहाँ प्रॉब्लम हो गई पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, MQM जो उनके आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनकी सिटी गवर्नमेंट में पावर है, जिसकी वजह से कराची ने बहुत सफ़र किया है और अभी भी अच्छा, पहले एक क्लैरिटी मुझे चाहिए ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। पहले मुझे ये बताएं कि ये इश्यूज जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं या फिर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ये जो हैं ये ओवर पॉपुलेशन ऑफ द सिटी की वजह से, यानी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से? क्योंकि ये बड़ी क्लियर चीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही और ये शहर फैलता जा रहा है और इधर नए नए लोग, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, पूरा पाकिस्तान अगर यहाँ पर आकर रहना शुरू कर देगा तो इशू तो कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकेगा ना। पहले इसको क्लियर करें। अली, प्रॉब्लम यह है ना कि आप ये बेसिकली है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, ओवर पॉपुलेशन इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें कौन सा रिजॉल्व कर रहे हैं, उसकी हमारी फोकस डायरेक्शन है कि नहीं है। फिर नंबर 2 बात है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह हमने क्या कोई वर्किंग की है, हमने कोई 10 से 15 साल का प्लान किया है कि आज से 5 साल के बाद कराची के क्या हालात होंगे, कितनी ट्रैफिक का वॉल्यूम होगा, रोड स्पेस कितनी होगी, पॉपुलेशन कितनी होगी, हॉस्पिटल कितने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ कितने चाहिए, स्कूल चाहिए, कुछ नहीं किया हुआ। फिर उसके बाद आप रूरल डेवलपमेंट तो कभी साथ, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर वो आप क्या प्लान करें ताकि लोग शहर की तरफ रुख ना करें। अगर वहीं पर उनको आप सड़क दे देते हैं, हॉस्पिटल दे देते हैं और उसके बाद इंडस्ट्री लगा देते हैं तो नोबडी वुड लाइक टू कम टू सिटी। सो आपने साइमल्टेनियसली, ये हुकूमत का काम है कि सारी चीज़ें इकट्ठी प्लान करें और फिर उसको हर एक 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी में आप इसको हल करें। हम नहीं करते हैं। फिर उसके बाद जो क्लैश ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट का फंड नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कराची के साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। वाकई में ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है और मैं तो इसके बारे में सोच के जो है मेरा सर घूम गया, क्योंकि अगर इतनी इसके डायमेंशंस हैं और इतनी डायनेमिक्स हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अरशद वोरा साहब की जानिब आऊँगा और इससे कबल के मैं ब्रेक लूँ, मैं उनसे एक मुख्तसरन चीज़ पूछूंगा कि सर बात यह है कि अगर 2.5 गज आबादी हो रही है शहर की, तो बुनियादी तौर पर आगे चल के अगर इसकी 4 करोड़ आबादी हो जाती है तो इतने रिसोर्सेज में हम काम किस तरह से करेंगे? इसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन यहां पर लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात करें हम कराची की मेगा प्रॉब्लम्स के बारे में और मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अब ब्रेक के बाद मैं जाऊँ अरशद वोरा साहब की जानिब के जो जवाब मैं इनसे लेना चाह रहा हूँ। सर बात यह है कि एक इशू को रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा। अरशद साहब, यहाँ पर लोग पाकिस्तान में रिकग्नाइज़ नहीं करते इस शहर की पॉपुलेशन और इसको कहाँ तक मैं ले जा सकता हूँ, कितने इसके रिसोर्सेज को स्ट्रेच कर सकता हूँ। मैंने पहले भी प्रोग्रामों में कहा है कि एक दफ़ा एक बिल्डर फ्रेटर्निटी के साहब ने मुझे कहा कि कराची जाके ठोकर न्याज बेग पे ख़त्म होगा लाहौर में, और लाहौर आकर यहाँ पर सोराब गोट पे ख़त्म होगा। क्योंकि अगर हम सिटी को इतना एक्सपेंड कर देंगे अरशद वोरा साहब, तो कैसे मैनेज होगा? आज इसकी आबादी कुछ लोग कहते हैं कि 2.5 करोड़ हो गई है। डू यू थिंक कि इतने रिसोर्सेज में ये मैनेज हो जाएगा? कितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और पावर दिया जाए, रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। जी अरशद साहब। देखें, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ को समझना होगा कि आपका सब्जेक्ट इतना मैसिव सब्जेक्ट है और इसके लिए ये जो वक्त है 1 घंटा नामुमकिनात में से, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हम इसको जो है आधे घंटे में बयान कर सकते हैं या घंटे में बयान कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। कराची का देखें, कराची को हम कहते हैं इट्स अ मेगा सिटी,
और कराची की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ की आबादी। कराची को हम कहते हैं कि पाकिस्तान की 68 to 70% जो है वो उसकी नेशनल एक्सचेकर में कंट्रीब्यूशन है। उसकी प्रोविंशियल एक्सचेकर में इस साल का 100 बिलियन का टारगेट है। लास्ट ईयर 70 बिलियन का टारगेट था, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कराची ने अचीव किया। एंड दैट इज़ दी ओनली इंस्टीट्यूशन पूरे पाकिस्तान में जिसने 100% टारगेट अचीव किया हो। 70 अरब रुपए पिछले साल सिंध रेवेन्यू बोर्ड को दिए गए, जिसमें से कि 90% प्लस जो है वो कराची से गया। पॉइंट टेकन। अब आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन होती है, इंटर सिटी माइग्रेशन होती है, तो कराची की सूरत हाल इस वक्त ये है कि कराची की 55% से ज़्यादा आबादी जो है वो कच्ची आबादी है। और ये कच्ची आबादी वो कच्ची आबादी है यहाँ पर के कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सीवेज सिस्टम नहीं, कोई पानी का सिस्टम नहीं, कोई बिजली का सिस्टम नहीं, कोई टाउन प्लानिंग नहीं है। 50% प्लस पॉपुलेशन कराची की जो है कच्ची आबादी में। और अगर आज इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया प्रॉपर एक जिसको कहते हैं प्लान्ड मैनर में, तो ये फिर जो है डिजास्टर होगा और कराची जो है 75% 80% जो है कच्ची आबादी में कन्वर्ट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो तो आपकी डोमेन में है ही नहीं। बचेगा। अनफॉर्चुनेटली वो तो आपकी डोमेन में है ही नहीं। यहाँ हम डोमेन की और देखें, यहाँ हम डोमेन की बात नहीं कर रहे अली। मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ जी कि मैंने जो शुरू में ही बैठते ही कह दिया था कि पार्लियामेंटेरियंस हों या बल्दियाती नुमाइंदे हों, सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वर्ल्ड बैंक का भी जिक्र किया कि कराची को इतने खरब रुपए चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो ये खरब रुपए का गैप कब आया? जब मुशर्रफ साहब की अभी आपने बात की थी कि उस दौर में 300 अरब और 400 अरब रुपए मिले थे, तो आप मुझे ये बताइए कि वो दौर को ख़त्म हुए भी आज तकरीबन 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए। तो ये 12 साल में वो जो गैप आया है, आप 12 साल का 300 अरब से लें तो आज 3000 अरब तो वैसे ही बन जाता है ये डेफिसिट। एक धेला कराची पे ना फेडरल गवर्नमेंट ने खर्च किया, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने खर्च किया। ये फाइनेंशियल इनजस्टिस जो कराची के साथ हो रहा है, इसको देखना चाहिए। कितने फेडरल गवर्नमेंट ने पिछले 12 साल में और कितने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में प्रोजेक्ट्स दे दिए कराची को। आप बात कर रहे हैं, देखें कराची में अभी इन्होंने जो है फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइन का मंसूबा शुरू किया 25 अरब रुपए का। आप दूसरी जगहों पे जो शुरू किया, इन्होंने मुल्तान में शुरू किया, इन्होंने पिंडी में शुरू किया, इन्होंने इस्लामाबाद में शुरू किया। यार वहाँ आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, वहाँ फंडिंग करते हैं और वहाँ आपको उसको 6 महीने साल में ख़त्म कर देते हैं। यहाँ आपने कराची की आवाम को, शहर को खोद के रुला दिया है और वहाँ पे सीवेज का निज़ाम बर्बाद कर दिया। उस इलाके में लोग तंग आ गए। ट्रैफिक कंजेशन क्यों हो रहा है? ट्रैफिक कंजेशन इसीलिए हो रहा है कि आप उस रूट को, पूरा वो रूट ख़त्म हो चुका है, वहाँ से आप डाउनटाउन नहीं जा सकते, आप जो है टावर नहीं जा सकते नाज़िमाबाद से, नॉर्थ नाज़िमाबाद से। ये आपने आम बात की है, खत्म कर दिया है। ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ है। इसी तरह मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि 12-15 साल में जाके जो है 15 साल हो गए या उससे भी ज्यादा, आप लियारी एक्सप्रेसवे का 3 मील का टुकड़ा नहीं खत्म कर सके। जहां करना होता है वहां सब कुछ हो जाता है। तो ये कर लिया ना, अब तो कर लिया। सिंसियरिटी ना होने की बात है। कराची के साथ जो फाइनेंशियल इनजस्टिस हो रहा है, देखें एक वक्त नहीं होना सकता है कि कराची के लोग फिर टैक्सेस को, मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अली, मेरी इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। देखें वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट तो दे दी और वर्ल्ड बैंक जो है कराची को कर्जा भी दे रहा है सिंध गवर्नमेंट को, और वर्ल्ड बैंक जो है वो बंस रोड और एम्प्रेस मार्केट और इधर काम भी कर रहा है। कोई जरा ये तो पूछ ले कराची का आम शहरी के कितने बिलियन डॉलर का या कितने अरबों रुपए का कर्जा आप ले रहे हो। वो कर्जा कराची की आवाम ने अपनी टैक्स के पैसों से इन्होंने चुकाना है, कोई ये सिंध गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं चुकाना। तो क्या कराची की आवाम की ये प्रायोरिटी थी कि आप बंस रोड को और उसको फूड स्ट्रीट बनाएं और एम्प्रेस मार्केट को डेवलप करें? क्या ये भी प्रायोरिटी है कराची की आवाम की? या कराची की आवाम की प्रायोरिटी पानी है? या कराची की आवाम की प्रायोरिटी मास ट्रांजिट है? मास ट्रांजिट कराची में सबसे पहले 1960s का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। पूछें तो मुझे तो लगता है आप भी मेरी तरह मजलूम हैं। आप दे रहे हैं, आप लाहौर को जितना डेवलप करना चाहे करें। मैं भी पार्लियामेंटेरियंस को यही कह सकता हूं जो आप कह रहे हैं। मैं भी पार्लियामेंटेरियंस को यही कह सकता हूं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि मेरी भी मेरे ख्याल यही इस्तदा होगी जो आपकी इस्तदा होगी। मैं यहाँ पे आरिफ जीवा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। फाइनेंशियल इनजस्टिस के लिए दोनों गवर्नमेंट्स चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, दोनों जिम्मेदार हैं। बस ठीक है, बस यही मैं उनसे गुजारिश कर सकता हूं। पॉइंट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाहिर बात है दे नीड टू बी कंसर्न। यहाँ पे आरिफ जीवा साहब मैं आपकी जानिब जाऊंगा।
ये शहर कराची जो है गोरे ने लंदन के नक्शे पे बनाया था सर, तब इसकी मैपिंग, जोनिंग हर चीज़ हुई हुई थी, कहाँ पे क्या चीज़ होगी, किस तरह से प्लान होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इसकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब कराची का जो नया प्लान है उसके बारे में मुझे बताएं। जैसे शहरों के नक्शे होते हैं, इस्लामाबाद की बात करें तो जोनिंग है, मैं चाहूँगा आप बताएं आरिफ जीवा साहब जी। देखें, मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा। एक मिडिल क्लास आदमी हो, लोअर मिडिल क्लास आदमी हो, जब वो अपने बच्चे की शादी प्लान करने जा रहा होता है तो उसके लिए घर की एक्सटेंशन सोचता है, वो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का सोचता है, उसके लिए रोटी का सोचता है कि आने वाला जो नया कुंबा होगा उसका जो कुंबे का सरबराह होता है, वो तमाम चीज़ें सोचता है कि उसको कैसे प्लान करते हैं। बदकिस्मती से मास्टर प्लान 2006-07 में बना और आज तक नोटिफाई नहीं हुआ। अब कुछ दिनों पहले पता चला ये 2018 चल रहा है और मास्टर प्लान 2020 है कि जी उसको नोटिफाई कर रहे हैं। आप बिल्डरों को तो सिर्फ मास्टर प्लान में ये चाहिए कमर्शियल कौन सी सड़क हो रही है सर। देखिए आपका तो कंसर्न सिर्फ मास्टर प्लान में ये होता है कमर्शियल कौन सी सड़क हो रही है। अब तो बिल्डिंग कंट्रोल ने वो भी खत्म कर दिया। अब तो कमर्शियल रोड के अलावा भी कमर्शियल डिक्लेयर कर रहे हैं प्लॉटों को, जिसको आबाद ये कह रही है कि आप कम से कम उस पे तो रहम कर दें जो 40 फीट की रोड है, 20 फीट की रोड है। बिल्डिंग कंट्रोल नहीं होती, ये बिल्डर्स कंट्रोल होती है, क्योंकि बिल्डिंग तो कभी कंट्रोल में नहीं आती, लेकिन बिल्डर जब आप पैसे लेंगे, चाहे बिल्डर से लेंगे चाहे एक आम ठेकेदार से लेंगे, तो वो तो आप पैसे लेंगे तो आप जिम्मेदार हैं उसके। ये तो मैंने नहीं कहा कि पैसे लेंगे। हम थोड़ा सा इसको थोड़ा उसी तरफ आते हैं कि प्लान जो है ना अली भाई, प्लान जो है वो प्लान करके सारी चीजें होती हैं। अब क्या हुआ, मैं आपके प्रोग्राम में पहले कहकर गया हूं कि इस मुल्क में हर दफा बात होती है रोटी कपड़ा मकान। प्लानिंग हो गई ना, प्लानिंग ये हुई कि आप लोग बहुत ज्यादा मेगा मतलब स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहे हैं इस मेगा सिटी के अंदर। सर मैं इसमें प्लानिंग यही है कि रिसोर्सेज है नहीं और आप कह रहे हैं मैं बिल्डिंग यही बनाऊंगा, इसी शहर में बनाऊंगा, मल्टी स्टोरी बनाऊंगा। अली भाई मैं नहीं बनाना चाहता हूं, ना मुझे आप बनाने दें। देखें, जब ना पार्किंग, ना गाड़ी चलाने की जगह, ना पानी, लेकिन आप बोलते हैं मैंने बनानी। अली भाई ये बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि पहले कमर्शियल एरिया डिक्लेयर करने से पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर डालें उधर। आप किस चीज के पैसे लेते हैं बिल्डर से, आप उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डालें पहले कमर्शियल डिक्लेयर करने के लिए। आप कमर्शियल तो डिक्लेयर किए जा रहे रोड, हम आज आपके प्लेटफॉर्म से आज भी कहते हैं, पहले भी कह चुके हैं, आप ना करें ना कमर्शियल डिक्लेयर रोड। क्यों करते हैं आप? हम तो मना करते हैं। सर एक चीज मेरी, लेट मी कंप्लीट, एक चीज रह जाएगी। मैं आखिरी प्रोग्राम में आपके पास आया था जब बात की थी रोटी कपड़ा और मकान। आज कराची की बात हो रही है तो आज वो नारा नहीं लगेगा, क्योंकि अब जो है ना इन तीन चीजों के अलावा रोटी कपड़ा मकान और ट्रांसपोर्ट, रोटी खत्म हो गई है, कपड़ा खत्म हो गया इंसान के जिस्म से, मकान भी चला गया, अब ये ट्रांसपोर्ट भी। इस शहर में मुझे बताए क्या है ट्रांसपोर्ट आपके पास कोई ट्रांसपोर्ट है शहर के अंदर? कैसे सफर कर रहे हैं हारिस नवाज साहब? क्या इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम जो है, क्या वो एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है? तो ये कह रहे हैं कि वो एक मेजर प्रॉब्लम है, बल्कि आम शहरी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको इन्होंने स्टेट कर दिया है। तो डू यू थिंक कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो इन्होंने स्टेट किए हैं इनको एड्रेस करना चाहिए? साइमल्टेनियसली कैसे एड्रेस होंगे एक साथ? देखें, हुकूमत का नाम क्या, हुकूमत इसीलिए होती है ना कि वो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाती है। हर एक मिनिस्ट्री अपना अपना काम करते हैं और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो आपका चीफ मिनिस्टर करता है। जब अप्रोच ही यही है कि आपने सिर्फ वो प्रोजेक्ट करने हैं जहाँ पर आपको फ़ायदा है, बेनिफिट है, करप्शन है, फ़ंड आपको ज़्यादा मिलेंगे, आप वहाँ जाते हैं। आप कराची से बाहर निकल, कराची के अंदर देखें, कच्ची आबादियों में जो बात करें, 55% आबादी जो है वो कच्ची आबादी है। उन बेचारों को क्या हाल है, दे लुकिंग लिविंग लाइक एनिमल्स। और ये हुकूमत की दिमाग, हुकूमत क्यों बनाते हैं? हुकूमत बनाती है। I can assure you they are living happier than many other people. They are getting free electricity and free water. तो अब देखें, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं, मतलब उनके ऊपर कोई वो लिमिटेशंस नहीं है। नहीं, वो इशू ये है ना कि आप उनको अगर सही तरीके से बिजली देंगे तो बिल भी देंगे। जब आपको उनको खाने के लिए नहीं है, रोज़गार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो कहाँ से ये चीज़ें करेंगे? फिर सोशो इकनॉमिकल प्रॉब्लम कराची की इसलिए बढ़ रही हैं। आपको जकॉटी नज़र आती हैं, स्नैचिंग नज़र आती हैं कि जब एक जवान बच्चे के पास, ग्रेजुएट के पास जॉब नहीं है तो वो क्या करेगा? तो हमने यही एक हल निकालना है कि आप इसको सेफ सिटी बनाएं। सेफ सिटी भी हम नहीं बना सके आज तक, मेरे ख्याल में वहाँ पे कैमरे नहीं लग सके, और अगर लगते हैं तो लगाए थे वो चले नहीं। इतने करप्शन होती है कि वो रोज रेजोल्यूशन होते हैं वो चलते नहीं। जिन्होंने लगाए थे जिस इदारे ने, वो बड़ा नोटोरियस इदारा भाई। तो ये प्रॉब्लम हमारी कराची की है। और साथ ही साथ अब एक और आपने जो लगा लिया कि बिल्डर ने हाई राइज नहीं बनाने, भाई अगर वो हाई राइज नहीं बनेगा तो लोग कहाँ जाएंगे जो कराची में आ रहे हैं? आप उसका हल निकालें। वाटर प्रॉब्लम एग्रेड, उनको कहें अपने रिवर्स ऑस्मोसिस उसी बिल्डिंग में नीचे से पानी निकालें, क्लीन लगाएं। फाइंड देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, और पॉलिटिकल विल होनी चाहिए जो किसी की नहीं है। ये वो इश्यूज़ हैं कराची के जो डूएबल हैं, लेकिन डूएबल किसने करने हैं?
प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने और सिटी गवर्नमेंट ने मिल के जो इनकी हमांगी नहीं है, प्रॉब्लम फिर जो फंड मिलते हैं सही इस्तेमाल नहीं होते, चाहे वो सिटी गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो पैसे भी आपके जुडिशल तरीके से इस्तेमाल नहीं होते बल्कि राइट लेफ्ट चले जाते हैं, आधे से ज़्यादा पैसा नहीं लगता। ये मसाइल हैं। अब मेरे ख्याल में आपका काम है इस दफ़ा इलेक्शन में लोगों को अवेयर करें, अपने मसाइल को देखें, कौन इनके हल करेगा, कैसे लोगों को लाना चाहिए, कैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग आने चाहिए। सर ये आपका काम है इस वक्त ये करना। चले मैं अरशद वोरा साहब की जानिब जाता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इलेक्ट्रेट ने इनको चांस दिया है, तो जाहिर बात है इलेक्ट्रेट ने कुछ सोच के चांस दिया। ये जो बोल रहे हैं बात अरशद वोरा साहब के लोग चुन के लाएं, ये वो तो अभी तो चुन के लाएं लोग, अभी तो उनका इंतखाब किया लोगों का, तो अब चुन के और मजीद कहाँ से लाएं? मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इस बारे में बात करें। देखिए 2016 1 सितंबर से बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों ने अपना अपना चार्ज संभाला और तकरीबन 15-16 माह हुए हैं इस बात को, और 16 माह में आपने देखा कि मैं बात करूंगा जो बात अभी कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर हारिस, उन्होंने कहा कि सब कुछ डूएबल है, सिंसियरिटी चाहिए, यही मैंने शायद आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा था। जी बिल्कुल। तो मैंने अगर छोड़ा है तो मैंने भी फिर इसीलिए छोड़ा ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था वहां पे। मैं ये देख रहा था कि जो मैंने अभी आपसे 8 अरब रुपए की बात की एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के, वो पैसे खर्च नहीं हुए ना, उसमें से 1 अरब रुपया अगर खर्च हुआ हो तो बता दें, और वो पैसे सारे खा गए। तो भाई मैं कैसे बैठ सकता था उन लोगों के साथ? मैं अब सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं इस वक्त, कि उसके अलावा बहुत सारी जो है ना जिसको कहते हैं कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट्स हुई हैं। मैं अब उसके लिए अगर कोई प्रोग्राम अलहदा होगा तो उसमें डिटेल में जाऊंगा, मैं इस वक्त उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले आरिफ जीवा साहब ने भी ये कहा और ब्रिगेडियर साहब ने भी ये कहा कि 2007 तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कराची को फंड्स भी मिलते रहे, और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जिस तरीके से डेवलपमेंट की थी वो आवाम के सामने है ना। उन्होंने जो है उनको मतलब वन ऑफ द बेस्ट मेयर्स का भी खिताब मिला था। तो डिलीवर करने का एक लेवल होता है, एक विजन होता है, उस विजन को जो है उसी विजन के लोग, उसी तरह के लोग, ईमानदार लोग हमें चाहिए होंगे जिनको जो प्रोफेशनली डिलीवर करना जानते हैं। ऑब्वियसली एवरीवन इज अ प्रोपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस, लेकिन ऑब्वियसली किसी भी पर्सनालिटी के बारे में मैं तो अपनी राय नहीं दे सकता, लेकिन डेफिनेटली आपकी एफिलिएशन है, यू कैन से गुड थिंग्स अबाउट एनीवन यू विश। लेकिन यहां पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम मेगा सिटी के मेगा प्रॉब्लम्स के बारे में। कराची सिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमने हाईलाइट भी किया, चैलेंजेस को आपके सामने भी रखा। पुअर गवर्नेंस जो है वो मेजर इशू है जो कि सिटी के प्रॉब्लम्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर वो जो है हल नहीं हो रहे। यहाँ मेरे साथ जो मेहमान हैं उनमें मैं सबसे पहले अब चाहूँगा कि आरिफ जीवा साहब की जानिब जाऊँ। आरिफ जीवा साहब, आप चेयरमैन आबाद हैं और बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस और इश्यूज़ का यहाँ पर जिक्र हुआ। अब एक बात तो ये हुई कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, बहुत सारे चैलेंजेस और इश्यूज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। अब इनके सोल्यूशन के लिए अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने पहले कहा था कि क्विक फिक्स नहीं है, मैं इसमें एग्री करता हूँ आपके साथ। बाकी दोनों मेहमान ये बिलीव करते हैं कि जनाब सिंसेरिटी के साथ इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसके डायनेमिक्स इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, ये सॉल्व नहीं हो सकता। जनाबे वाला फिर मैं सॉल्व कैसे करूं? आप मुशर्रफ साहब को कोई, आप पता नहीं, आप लोग सब एक ही लग रहा है सिंपथाइज़र हैं, आगे जाके किसी एक ही सियासी जमात की जानिब ना राग़िब हो रहे हों। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जो चाह रहे हैं वो मुमकिन नहीं सियासी तौर पर कि मुशर्रफ साहब आ जाएँ और दोबारा से वो चीज़ें नहीं हो सकती, और मेरा नहीं ख्याल कि वो हो पाएंगी। आप मुझे लॉजिकल आंसर ये दें कि अब इसको सॉल्व कैसे करूँ, सोल्यूशन क्या है इसका? सर देखें, किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। जो पहले दो मेहमानों ने, अरशद भाई ने और ब्रिगेडियर साहब ने बात की, हमने सिस्टम बनाना है, सिस्टम को अडॉप्ट करना है। एक तो सिस्टम 2013 के बाद पूरे मुल्क में ये दिया गया है कि 18 अमेंडमेंट लाई गई। 18 अमेंडमेंट में क्या हुआ कि सूबे जो है उनको पावर ट्रांसफ़र की गई और फेडरल जो है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जी 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को पावर चली गई। अब टैक्सेस का निज़ाम ले लें, सूबों ने अपना टैक्स लेना शुरू किया और फेडरल का टैक्स अपनी जगह पे मौजूद है। ये पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म हुआ कि दोनों जगह पे जो है वो टैक्स शुरू हो गए
उन्होंने अपनी दुकान खोली हुई थी, यहाँ पे एक नई दुकान खोल दी गई। अब सबका मुंह खुल गया, सब जगह से खुल गया। ऐसे हुआ कि एक पार्टी के दो टुकड़े हुए, दोनों तरफ गए। जब एक पार्टी थी तो हम खुश थे, दो हुए तो हमारे लिए दोनों को जवाब देना जो है, हमने बिजनेस कम्युनिटी ने, एक आम शहरी ने जवाब देना। ये वही सिस्टम हुआ है जो ये फेडरल में 18 अमेंडमेंट हुई है। उसके बाद अब आप देखें यहाँ पे जो 18 अमेंडमेंट के बाद अब जो सिलसिला है, जो अभी FBR ने टैक्स जो लेटर इशू किए हैं, तमाम पाकिस्तान के बिल्डर्स को इन्होंने लेटर इशू किए हैं। हमने कसूर सिर्फ इतना किया कि 2016 में हमने डिजिटलाइज कराया, FTR कराया, उसका उस कसूर का आज जुल्म और उसका आप मासूमियत में फंस गए। हम मासूमियत आपको बहुत समझाया कि आप सोचे समझे, आपने कहा नहीं हम तो निजाम में जाएंगे, निजाम में जाओ। अब हम निजाम में गए तो हमारा जो है वो निजाम सक्का कर दिया गया। एक दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है लेटर भेजे गए आबाद के मेंबरान को, और इस पे आप मजे की बात देखें, उस लेटर में ये मेंशन किया गया कि मालिक ओनर खुद बिल्डर आके हाजिरी दे, हाजिरी लगाए। ऐसा लग रहा है जैसे हमने थाने में जाके हाजिरी लगानी है और हर बिल्डर को उधर बुलाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि पैसा भी आप तो अपने आपके अलॉटेड पास की लिस्ट है दें। आरिफ जीवा साहब जी, पैसा भी तो आप लोगों के पास है। हम दे रहे ना, हम अब दे रहे आपसे हैं। तो पूछा जाएगा कहां से आ रहा है, किधर जा रहा है। नहीं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम एमनेस्टी ला रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट ये कह रहे, तो एमनेस्टी आपकी कैसे कामयाब होगी जब आप कहेंगे जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो जब यहाँ पे फ्लैट बुक कराते हैं, कोई लाख रुपए देता है, कोई 5 लाख देता है, बाज़ दफा रिफंड ले लेते हैं। भाई रजिस्ट्री पे तो हम पैसे दे रहे हैं ना, हम CVT पे भी, हम CVT भी दे रहे हैं। बंदे को तो हम पकड़ना capital है, gain वो जो tax भी दे रहे ओवरसीज हैं। से आया हुआ आपको पैसे दे रहा है, उसी आदमी नहीं, उसके लिए तो फिर इन्होंने नॉन फाइलर सिस्टम रखा हुआ है ना, फिर किस लिए नहीं हो सकता है वो एक ही आदमी हो। नहीं, पहले उसको हाँ वो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं तो बस मैं अपने इशारों से ही बता सकता हूँ। यहाँ पे तो नजरें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी फेर ली। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये अब जो इशू है, चैलेंज है, खैर वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में गए, इनके वो भी इश्यूज हैं जो FBR रिलेटेड इनके चैलेंजेस और इश्यूज हैं। लेकिन देन कमिंग बैक टू जो सिटी के मेगा प्रॉब्लम्स हैं, अब यहाँ पर मैं आपके सामने यही बात रखना चाहूँगा, फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं। 40 to 50 किलोमीटर्स अवे जियोग्राफिकली जो है वो रिवर इंडस यहाँ पे फ्लो कर रहा है। मैं वैसे एक बता रहा हूँ लेटरल डिस्टेंस, आप तो चूंकि पाक फौज के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, आप लोग ज्योग्राफी को काफ़ी स्टडी करते हैं, पानी यहाँ लाया नहीं जा सकता इंडस रिवर से। मतलब मैंने तो यही सुना था 5 दरियाओं का मुल्क है हमारे पास, ये है वो है फलां है, तो रिवर इज फ्लोइंग 40-50 किलोमीटर्स अवे, वो पानी ले आए कराची शहर। आप देखें ना K4 बन रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो तो FW बना रही है, वो मेरे बचपन से बन रहा है सर। जब बात ये है कि जब एक माफिया वाटर बोर्ड जो है, आपको मैं बताऊं सबसे बड़ा माफिया वाटर बोर्ड है। वाटर बोर्ड में बैठ के जो ये हाइड्रेंट के साथ खेल खेला जाता है, जो शहरियों को परेशान किया जाता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं क्लिफ्टन में रहता हूँ, मुझे पता है मैं कितने का टैंकर हर महीने कितने टैंकर डलवाता हूँ। ये है हमारी प्रॉब्लम। इशू ये है कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट, दे हैव टू सिट टुगेदर एंड मेक अ प्लान कि जी आइंदा चले, जो हुआ तो हो गया, आइंदा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग तो करें कि हमने कराची के मसाइल कौन से हैं आइडेंटिफाई करें, उसका हल निकालें, सारे फैसल में बताएं। वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक आप देख लें, आज से 5 साल के बाद जब और इतनी गाड़ियां आ जाएंगी और ट्रैफिक का स्पेस नहीं है, तो ये कैसे ट्रैफिक चलेगी? क्या आपने कोई फ्लाईओवर का प्लान कर रहे हैं? मेट्रोपोल होटल के पास आपकी बॉटलनेक्स होती हैं, कोई इसके किसी ने हल निकाला है कि इसको कैसे करना है? वहाँ बनाना थोड़ा मुश्किल है ना, फिर वो आप भी थोड़ा ढक छुप के बात कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा ढक मैं छुप बिल्कुल खुल के बात करता हूँ। वहाँ मुश्किल है थोड़ा ना, आप खुद जानते हैं, फिर आप बोल भी रहे हैं साथ। अली, ये प्रॉब्लम है जो एक रियलिटी है, फिर अकाउंटेबल कोई नहीं है। हर सिस्टम को चलाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। गुड गवर्नेंस, मेरिट पे लोगों को लगाएं, नंबर 3 है नो करप्शन, और 4th है अकाउंटेबिलिटी। चारों चीज़ों का फुकदान है पाकिस्तान के अंदर और हमारे शहर के अंदर, तो कैसे होगा? अच्छा चलें, यहाँ पे ये जो कि आपने बहुत अहम नुकात डिस्कस किए हैं, तो अरशद वोरा साहब, बुनियादी तौर पर एट वन टाइम यू आर ऑल्सो बीइंग टिप्ड एज द मेयर ऑफ कराची, ठीक है? एक वक्त ऐसा था, जाहिर बात है आपके जहन में भी कोई एजेंडा होगा कि मैं शहर के ये प्रॉब्लम्स फिक्स करूंगा, बंदा सोचता रहता है, जाहिर बात है इलेक्शन से पहले। तो आपने क्या सोचा था कि अगर मतलब, और आपको मौका भी मिला थोड़ा बहुत, लेकिन आप इन इश्यूज को किस तरह से रिजॉल्व करना चाहते हैं? हो सकता है कल आप लोग दोबारा से जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप में आ जाएं, तो फिर किस तरह से फंक्शन होगा? और अगर अभी भी जो काम कर रहे हैं उनका क्या एजेंडा है? कोई मतलब आपने प्लान तो बनाया होगा किस तरह से रिजॉल्व करेंगे इश्यूज को? देखें, आपने इतने मल्टी डायमेंशन इशू बताया, मैं आपको पानी की मिसाल दे देता हूँ। सबसे पहले जैसा अभी आपने कहा कि पानी जो है वो रिवर इंडस को डाइवर्ट करके लाएं, या देखें
पानी कराची की जो है ना, अगर 1100 MGD की रिक्वायरमेंट है और 550 मिलियन गैलन पर डे आ रहा है, तो बाकी अभी जो ये K4 से प्लान आउट हो रहा है 265 MGD का, और जब तक ये आएगा उसके बाद प्रॉपर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम अभी तक नहीं हुआ है। तो यही काम है जो गवर्नमेंट को करने हैं। और पानी को देखें आप कैसे सेव कर सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री जो पानी कंजम्पशन करती है, साइट का तकरीबन 45 मिलियन गैलन पर डे का पानी का कंजम्पशन है। सिमिलरली कोरंगी और फेडरल एरिया का भी तकरीबन इतना ही है। मतलब 100 से 150 मिलियन गैलन पर डे का पानी आप इस तरह बचा सकते हैं कि आप आरओ ना लगाएं, आप इनको जो है उस लेवल तक ट्रीट करें कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए ये काम 2002 में साइट एसोसिएशन ने किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काम हो नहीं सका, और आप उसको इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करें। देखिए आरओ जो है वो बहुत महंगा है। मतलब अगर हम डिसैलिनेशन की बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि वो फिजिबल नहीं रहता। बेस्ट सोल्यूशन जो यही है कि आप पानी को जो है इंडस्ट्रियल कंजम्पशन का पानी को ट्रीट करवाएं डोमेस्टिक सीवेज वाले को, और वो इंडस्ट्री को सप्लाई करें। और बाकी ये जो K4 है, K4 देखे 2007 में मैं अब नाम लूंगा तो आप कहेंगे कि आपकी लीडरशिप का आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम लिए बगैर कह रहा हूं। 2007 में जो है कराची का मास्टर प्लान भी सबमिट करके गए थे। 2007 में K4 की PC1 अप्रूव करवा के गए थे। अगर आज उस वक्त K4 लग चुका होता तो आज उसकी कॉस्ट भी जो है वो आधी से भी कम होती, और फिर हम आगे की बात कर रहे होते। मैं आपको आपकी लीडरशिप का नाम लेने से मना ना करता। असल में इतने ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा था कि हमदर्द आ गए हैं, तो ऐसा ये लग रहा था कि तीनों एक ही पार्टी के नुमाइंदे हो जाएंगे, तो फिर मैं अजीब सी सिचुएशन, वरना मैं आपको मना ना करता। नहीं अली भाई मेरी एक बात सुन लें, मैं एक बात आपको बताऊं। देखिए कराची को जो पानी मिल रहा है ना इस वक्त, जो सिंध को पानी मिल रहा है वो तकरीबन मिल रहा है 54 मिलियन एकड़ फीट, 54 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। कराची को जो पानी मिल रहा है वो उस 54 मिलियन एकड़ फीट में से, अच्छा पहली प्रायोरिटी इंटरनेशनली जो होती है वो होती है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सेकंड प्रायोरिटी इज एग्रीकल्चर, एंड थर्ड प्रायोरिटी इज इंडस्ट्रियल कंजम्पशन। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सिंध को जो पानी मिल रहा है 54 मिलियन एकड़ फीट, उसमें से कराची को जो पानी मिल रहा है वो तकरीबन 1.4 या 1.5 मिलियन एकड़ फीट है, जो कि 2% पानी मिलता है। 2.4% या 2.5% पानी सिंध के कोटे का कराची को 2.5% पानी मिल रहा है। जब ये बात होती है तो वो कहते हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज एग्रीकल्चर। पूरी दुनिया का इंटरनेशनल नॉर्म है कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ह्यूमन कंजम्पशन, सेकंड इज एग्रीकल्चर। That point is taken. I am short on time. आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग शो में शामिल हुए। लेकिन अरशद वोरा साहब, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप वक्त दें, और जैसे आपने कहा कि क्योंकि बहुत सारे डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट ऐसा है कि जिस पर गुफ्तगू हो सके, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप शो पर जरूर आएं। यहाँ पर आरिफ जीवा साहब, क्या करूं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आरओ प्लांट लगाने के लिए तैयार है और हम हमारे मेंबर लगा रहे हैं आरओ प्लांट्स। चलिए, वी वेलकम दैट सजेशन ऑल्सो एंड होप दैट आप इंप्लीमेंट करते हैं उसे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर को, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।